Hello everyone, welcome back to your most favorite educational channel Magnet Brains. This is your biology teacher पलक रखियानी. इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 6 लास्ट चैप्टर दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी जो कहते हैं ना हाई लेवल के क्वेश्चंस, हाई लेवल बट इतने हाई नहीं. हम इन्हें अच्छे से कवर करते जाएंगे. टोटल हम देखेंगे 10 क्वेश्चंस. रीज़न होंगे, असर्शन होंगे, क्या करेक्ट है क्या गलत है उसकी कहानी हम देखते हैं. तो बने रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो तक, एंड तक. दिस इज पलक फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टिल 12. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. अब डायरेक्शंस बता देते हैं. देखो कोई भी काम करना होता है तो उसके लिए पहले बताते हैं ना इंस्ट्रक्शन, ऐसे करना है ऐसे करना है. तो वैसे ही यहाँ पे भी डायरेक्शंस हैं असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस के. यूजुअली जो पैटर्न हमने दिखाया है मोस्ट कॉमन पैटर्न होता है, बट अगेन आंख बंद करके क्वेश्चन नहीं करना है. देखना अगर होता है कभी कभार ऑप्शंस वो ऊपर नीचे कर देते हैं. हम क्या करते हैं, हम रट लेते हैं कि ए ऑप्शन में यही आएगा. तो नॉट ऐसा ज़रूरी नहीं है. हर बार आप जो है अच्छे से समझो क्या है ऑप्शन एंड देन ही उसे आप टिक करेंगे क्लियरली. बट जो हम पैटर्न फॉलो करेंगे इन 10 क्वेश्चंस में तो रीड करते हैं ऐसे. डायरेक्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन. क्या बोला है, जो आप आगे 10 देखने वाले हैं क्वेश्चंस, उसमें क्या होगा, एक आपको ऐसा दिखेगा, एक ऐसा लिखा होगा असर्शन, ठीक है. एक स्टेटमेंट लिखा होगा, दोनों स्टेटमेंट होंगे, एक लिखा होगा असर्शन और उसके नीचे ही रीजन. आपका मोटिव क्या है, देखो ये वीडियो का मोटिव क्या है, हमें जो 2 स्टेटमेंट दिए हैं उसमें देखना है पहला स्टेप. देखो यहाँ पे जो है जिसको पहले से पता है तो बताना है ना कि हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को. हम करते हैं स्टेप वाइज. स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, पहले हम ट्रू एंड फॉल्स बताएंगे. क्या करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स, मतलब दोनों स्टेटमेंट पढ़ो और बस इतनी नज़र रखो क्या असर्शन ट्रू है तो ज़रा उसके आगे ट्रू या फॉल्स अपने मन में कर लेना. जस्ट साइड में कुछ रफ हो तो वहाँ कर लेना व्हेन यू आर गिविंग ओलंपियाड्स, है ना. तो ट्रू और फॉल्स, अगर दोनों ट्रू हैं, क्या बोला, अगर दोनों कौन, तो असर्शन और रीज़न. यहाँ जब भी मैं दोनों कहूँगी ना तो दोनों की कहानी होगी असर्शन और रीज़न की. इस जो मूवी है उसका मेन हीरो कौन है, असर्शन और रीज़न. तो इन दोनों में ट्रू एंड फॉल्स देखना. मान लो अगर दोनों फॉल्स हों, क्या बोला, अगर दोनों ही फॉल्स हों तो क्या होगा, ऑप्शन डी, इफ़ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स. और अगर मान लो असर्शन ट्रू है, पहला वाला असर्शन ट्रू है पर रीज़न गलत है, तो आप क्या मार्क करेंगे, सी, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स. नाउ अब क्या बोला, दोनों ट्रू हैं. यहाँ आती है मजेदार, नहीं बोलते हैं कि अब कहाँ जाना है, क्यों, क्योंकि दोनों करेक्ट होंगे, असर्शन भी और रीज़न भी. तो क्या, देन यू हैव टू कम टू स्टेप 2. स्टेप 2 पे तभी आओगे भैया. स्टेप 2 पे कब आओगे, अरे 1 कंप्लीट करोगे. सीढ़ी कैसे चढ़ते हो, अब बोलोगे हाँ मैम हम तो ऐसे बड़ा पैर करते हैं और चौथी सीढ़ी पे पैर रखते हैं. वो नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है. कैसे, फर्स्ट स्टेप चढ़ोगे तभी सेकंड पे आओगे. तो फर्स्ट स्टेप यहाँ क्या है, आइडेंटिफाई ट्रू या फॉल्स. अगर दोनों में कर लिया आपने आइडेंटिफाई, इफ बोथ आर ट्रू तभी आप आओगे सेकंड स्टेप पे. इफ बोथ यानी क्या, कौन है हीरोज हमारे, असर्शन एंड रीजन. अगर बोथ ट्रू है देन यू विल कम टू स्टेप 2. स्टेप 2 क्या है, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट. ये हमें देखना है, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ये क्या बात हो गई. तो अभी ना एकदम से इतना सब बता रही हूँ मैं, तो डर मत जाना, ठीक है, कि मैम ये क्या है. कि जिन्होंने पढ़ा है वो ज़रा बता दीजिए, हेल्प कर दीजिए अपनी दोस्तों की कि भाई चिंता मत करो, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे ये क्वेश्चन. रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन यानी अगर रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन मतलब मैंने एक लाइन कही, मैंने बिकॉज लगाया, तो क्या इसकी वजह सही है कि नहीं, रीज़न सही है कि नहीं. अगर नहीं हो तो शांति से बी ऑप्शन मार्क करना. क्या है बी ऑप्शन में, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. एंड अगर बहुत अच्छा लगे रीजन सुनने की बात, हाँ असर्शन जो पढ़ा उसकी वजह, उसका रीजन यही है, तो ऑप्शन ए मार्क कीजिएगा. दैट इज इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. बिल्कुल क्लियर है. अगेन मैंने क्या कहा, इफ़ यू आर गिविंग, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है ऐसा पैटर्न हो, इट कुड गो अप साइड एंड डाउन. हो सकता है ऑप्शन ए डी में दिया हो, तो आपको क्या करना है, आंखें दिमाग सब खुला रखना है, रीड करना है अच्छे से, ठीक है. ये अगर इंस्ट्रक्शन समझ आए हों, देखो मेरे जो इंस्ट्रक्शंस हैं बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए ही है ये वीडियो. क्यों हम इतना आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ताकि आप जो है सेल्फ स्टाइल, देखो सेल्फ स्टडी इज़ वेरी गुड, वो करना चाहिए, बट सेल्फ स्टाइल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कभी कभार ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं. तो थोड़ा आप हमसे लीजिए और थोड़ा आप अपना ब्रेन लगाइए. क्लियर है.
ट्रू फॉल्स बताना और फिर देखना रीजन करेक्ट है या नहीं। क्लियर है? पैटर्न समझे तभी आगे बढ़ पाएंगे हम। ओके, थम्स अप करके मुझे जल्दी से बताओ पैटर्न समझ गए कि नहीं, क्योंकि पैटर्न ही समझोगे तो ही तो हम आगे बढ़ पाएंगे। क्लियर है? डायरेक्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं। अब चालू होती है कहानी 10 क्वेश्चंस की। यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन हम कवर करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मैंने कहा था 2 आपको दिखेंगे हीरोज मूवी के। असर्शन और रीजन, एक मूवी में 2 हीरो, हाँ आजकल होते नहीं है, ठीक है। असर्शन क्या है? कंपोस्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर डीके of vegetable matter and organic refuse. Reason, green manure is prepared by plucking back any green plants into soil. ओके मैम, अब हम ये समझ गए यहाँ बात हो रही है कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर की। तो फर्स्ट स्टेप हम सबको याद है। फर्स्ट स्टेप क्या है भाई? क्या बताना है, ट्रू या फॉल्स, सिर्फ इतना। अभी एक्सप्लेनेशन पे जाओ ही मत। अभी मैंने पहला, मेरे को लग रहा है बस ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, मैं इसको पढ़ रही हूँ और मैं सिंपली देखूंगी। चलो, कंपोस्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर डीके ऑफ वेजिटेबल मैटर एंड ऑर्गेनिक रिफ्यूज। तो क्या ये सही है या नहीं? तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? कंपोस्ट। क्विक रिवीजन भी लेते जाएंगे हम, कंपोस्ट क्या होता है। लेट्स सी, कंपोस्ट की जब हम बात करते हैं, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ये नाम सुने हैं, ये सब क्या होते हैं? ये सब यूजुअली कंपोस्ट जब हम कहते हैं तो आप मान लो वेजिटेबल, सुनना भी है ना क्या बताऊंगी मैं, वेजिटेबल, सीवेज, एनिमल, ह्यूमन, स्ट्रॉ, इन सब के जो वेस्ट्स होते हैं, वेस्ट, रिफ्यूजेस, एक्सक्रीटा, उन सब पे जब, यानी ये जो वेस्ट्स हैं, कितने सारे वेस्ट हैं, हाउस होल्ड वेस्ट है, आपके ऑर्गेनिक वेस्ट की बात हो रही है, यानी वेजिटेबल पील्स हैं, फ्रूट पील्स हैं, सीवेज हैं, एनिमल एक्सक्रीटा है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है, स्ट्रॉज हैं, अलग अलग टाइप के रिफ्यूज़ हैं, जो भी ये सब मिलके बनते हैं, इन पे जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ध्यान से सुनना, इन पे जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं, यानी इनको और डीके करते हैं, अभी तो ये थे कि इनको तोड़ते हैं और सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर्स में, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मान लो 4 से 6 महीने या 3 से 6 महीने आप मान सकते हो, अराउंड 3 से मान लेते हैं हम, है ना, 3 to अराउंड 6 मंथ्स लगते हैं इनको ब्रेक डाउन करने में। तो वो जो मैटर बनता है वो किस में रिच होता है? न्यूट्रिएंट्स में। कंपोस्ट, मैन्योर, ये सब हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर्स। ये किस में रिच होते हैं? न्यूट्रिएंट्स में, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स में। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से सुनना, कंपोस्ट क्या कहा हमने? ये वेस्ट हैं, इन पे किसने एक्ट किया? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने एक्ट किया कुछ टाइम तक, और जो है न्यूट्रिएंट्स बाहर निकाले। किसके लिए? इतनी कहानी हो रही है, अरे कर किसके लिए रहे हैं? तो हमारी प्यारी सॉइल के लिए, मिट्टी के लिए। क्यों इतना? बिकॉज इसी में तो ग्रो करते हैं हमारे क्रॉप प्लांट्स, जिनसे हम न्यूट्रिशन लेते हैं, है कि नहीं? तो यानी सॉइल में ये जो है हम सारे ऑर्गेनिक मटेरियल सॉइल को वापस दे देते हैं। क्लियर है? तो कंपोस्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर डीके। डीके यही होता है, डीके करना। ये जो एक्ट कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनको डीके कर रहे हैं, ऑफ वेजिटेबल मैटर एंड ऑर्गेनिक रिफ्यूज। तो अब जब मैंने आपको ये कहानी बताई, तो क्या आप कह सकते हो असर्शन ट्रू है कि नहीं? तो बिल्कुल कह सकते हो, सेम बात कही, विच मीन्स असर्शन तो ट्रू है। अभी स्टेप 1 ही चल रहा है, असर्शन पे हम आए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं किस पे? रीजन पे। अब रीजन को भी सिर्फ ट्रू या फॉल्स देखो, पहले सिंपली स्टेटमेंट पढ़ो, फर्स्ट वाले से अभी रिलेट नहीं करना, ठीक है। लेट्स रीड द रीजन अगेन। ग्रीन मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय प्लकिंग बैक एनी ग्रीन प्लांट्स इनटू सॉइल। क्या बोला? प्लकिंग एनी ग्रीन प्लांट्स इनटू सॉइल। अब ग्रीन मैन्योर है, हरा मैन्योर है, किसकी बात है? ग्रीन समझते हो? ग्रीन मतलब हरा, तो बिल्कुल सही बात है। मैम ग्रीन तो हम समझते ही हैं, मैन्योर क्या होता है प्लीज़ आप वो बताइए। तो देखो, मैन्योर जिसको याद हो वेल एंड गुड, नहीं भी याद हो तो मैं हूँ ना। मैन्योर क्या है? मैन्योर का काम है यूजुअली सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाना। 2-3 नाम लिए ना मैंने, कंपोस्ट, मैन्योर, फर्टिलाइजर, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाना, इंक्रीज करना। कैसे बढ़ाते हैं? क्योंकि इनमें होते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। अरे भैया न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? आसमान से टपकते हैं। तो देखो कहाँ से। मैन्योर जब मैं कहती हूँ यूजुअली, तो दैट इज़ अ मिक्स ऑफ ऑल टाइप के जो हम कह सकते हैं वेस्ट्स। अगेन लाइक आप ले सकते हो स्ट्रॉज, ले सकते हो वेजिटेबल वेस्ट, ले सकते हो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं। ऑन द अदर हैंड ग्रीन मैन्योर की जब मैं बात कर रही हूँ ना, कौन से? ग्रीन मैन्योर। तो ग्रीन मैन्योर में क्या होता है? जो भी प्लांट्स होते हैं, ग्रीन से हमारा मतलब है जितने भी प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनके जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट मान लो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो
वो मैन्योर की बात है। ग्रीन मैन्योर में क्या करते हैं, प्लांट वेस्ट्स की जगह हम क्या करते हैं, इन्हीं प्लांट्स को हम प्लक करते हैं कहाँ पे, सॉइल में। उनकी प्लकिंग कहाँ करते हैं, सॉइल में। मतलब जैसे मान लो ये सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे हमने बना दी एक सॉइल, ठीक है, ये सॉइल की लेयर है। अब हमें यहाँ पे कोई क्रॉप ग्रो करनी है, उससे पहले हम क्या करेंगे, हम ग्रीन मैन्योर लगा देंगे। ग्रीन मैन्योर जैसे कि कुछ लेग्यूम्स मान लो, ठीक है। लेग्यूम्स क्या होते हैं, लेग्यूम्स वो होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, उनके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है ना। तो ये जो राइजोबियम है ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। फिक्स मतलब क्या, सॉइल में जो है ये नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ा देगा। सॉइल में है ये क्या करेगा, नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ा देगा। मतलब नाइट्रोजन क्या है, न्यूट्रिएंट है कि नहीं, तो नाइट्रोजन यानी वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन का कंटेंट ये बढ़ा देगा। अब क्या होगा, कंटेंट बढ़ा दिया मतलब क्या, सॉइल कैसी हो गई, फर्टाइल और हो गई, रिप्लेनिश हो गई, बहुत ही फिट हो गई कि यहाँ पे आके ना आप कोई क्रॉप ग्रो करो तो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं। तो अब क्या होता है, यही जो मैंने बताया ना लेग्यूम्स की लेयर लगाई हमने, दैट इज बेसिकली उसने सॉइल को फर्टाइल करा, देन हमने प्लग कर दी। मतलब ये जो बिछ गई थी लेयर, दैट वाज बेसिकली ग्रीन मैन्योर। अब आप इस पे लगाओ कोई भी क्रॉप्स, उसको मिलेगी भरपूर नाइट्रोजन मिलेगा, भरपूर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। क्लियर है, सो दिस इज ग्रीन मैन्योर। और इसी मैन्योर पे होता है कि कुछ कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस पे भी वर्क करे, बट वो जो है धीरे धीरे कन्वर्ट करेंगे इस ग्रीन मैन्योर को मैन्योर में। क्लियर है कि नहीं, समझ आया ग्रीन मैन्योर से क्या कहना था हमारा। तो यहाँ रीड करते हैं, कहानी जैसा ही दिया है या नहीं। ग्रीन मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय प्लकिंग बैक एनी ग्रीन प्लांट्स इनटू सॉइल। बिल्कुल करेक्ट है, यही तो बोला। कोई भी ग्रीन प्लांट्स होंगे, कोई भी ले लो ना, जैसे हमने लेग्यूम्स ले ली, कोई भी हो सकते हैं, वो तो एग्जाम्पल लिया था। तो कोई भी जो ग्रीन प्लांट्स है आप सॉइल में प्लक करोगे, वो मिक्स हो जाएंगे, न्यूट्रिशन दे देंगे, दैट इज ग्रीन मैन्योर। स्टेप 1 चल रहा है अभी तक, तो ये क्या है, एब्सोल्युटली ट्रू है कि नहीं। अब जब दोनों ट्रू है तो आ जाओ ए और बी पे, क्योंकि सी और डी तो टाटा बाय बाय, रीज़न गलत नहीं है, दोनों ट्रू है। अब बस हमारा बचता है स्टेप 2। व्हाट वाज स्टेप 2, टू आइडेंटिफाई इफ रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन और नॉट। तो इसके लिए एक बहुत ही बचपन का जो हम वर्ड देखते हैं, मज़ेदार वर्ड है काफ़ी, ये वर्ड अगर याद आए तो बताना, और जिसको पहले से ही पता है तो बहुत अच्छी बात है ना। पिछले वीडियोज़ में हमने देखा है बिकॉज, कितने सारे आंसर्स पढ़ते हैं हम और उसके आगे लगा देते हैं, क्वेश्चन पढ़ा और आगे लगा दिया बिकॉज। तो वो बिकॉज यानी क्या, कि क्या ये इसका रीज़न है या नहीं। तो अब हम ये लाइन पढ़ेंगे और यहाँ ज़रा रिलेट करके देखते हैं। बिकॉज लगाएंगे, असर्शन पढ़ेंगे, बिकॉज लगाएंगे और रीज़न पढ़ेंगे, देखते हैं क्या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं। लेट्स रीड इट। कंपोस्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर डीके ऑफ वेजिटेबल मैटर एंड ऑर्गेनिक रिफ्यूज बिकॉज ग्रीन मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय प्लकिंग बैक एनी ग्रीन प्लांट्स इनटू सॉइल। बिल्कुल भी नहीं, सुनते ही लग रहा होगा, वेरी गुड है ना, बिल्कुल भी नहीं है ये आंसर। क्यों, अरे बोलो ये रीज़न कैसे है, कंपोस्ट अलग है, ग्रीन मैन्योर अलग है, दोनों की कहानी अलग है, कहानी अलग है, तो ये इसका रीज़न थोड़ी ना है। यानी असर्शन कहता है कंपोस्ट इससे बना है, तो रीज़न ग्रीन मैन्योर नहीं होगा, रीज़न कंपोस्ट का ही आएगा। क्या रीज़न आएगा, कंपोस्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर डीके ऑफ वेजिटेबल मैटर एंड ऑर्गेनिक रिफ्यूज बिकॉज कंपोस्ट इज मेड अप फ्रॉम, कैसे लिखा है वो बताना है हमको, पूरी स्टोरी, वेजिटेबल मैटर क्या क्या है, ऑर्गेनिक रिफ्यूज़ क्या क्या है। क्लियर है कि नहीं। ओके, डीके का आप बता सकते हो उसमें फुल फॉर्म कि डीके कैसे हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने एक्ट किया उन पे। क्लियर, तो यानी स्टेटमेंट तो लाइक तुम दोनों अपनी जगह सही हो, बट यू आर नॉट द करेक्ट रीजन, विच मीन्स ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी में क्या दिया है, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। क्लियर है कि नहीं, आया समझ, लेट्स चेक इट। चलिए ओके, क्वेश्चन 1 सॉल्व हुआ, थोड़ा लगा होगा, कॉन्फिडेंस आया होगा। अब अगर क्वेश्चन 2 में आंसर बता सकते हो जल्दी से, यू आर फ्री टू कॉमेंट एंड टेल मी दी आंसर। Question 2, assertion. Intercropping checks the population of insects. Reason, plant pests can be controlled biologically by their natural parasites and pathogens. तो अब किसकी कहानी है, इंटरक्रॉपिंग की कहानी है। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है पहले तो ये जान लो। क्रॉपिंग पैटर्न्स याद आ रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, नाम याद है ना, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, यानी फूड रिसोर्सेज को बेहतर करना है। तो उसी में हमने एक चीज़ इंट्रोड्यूस करी थी, क्रॉपिंग के पैटर्न, कि सेम दिया हुआ फील्ड है उसमें कैसे हम जो है अपना पोटेंशियल मैक्सिमम लगा के मैक्सिमम बेनिफिट निकालें। तो वैसे ही कुछ क्रॉपिंग पैटर्न से, मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, उसी में से ये एक है।
अब इंटरक्रॉपिंग में देखो क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग में जो है, देखो इंटर वर्ड समझ रहे हो, इंटरक्रॉपिंग, ज़रूर इसमें ये पता है कि एक क्रॉप की बात नहीं है, इसमें होगी टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन। तो बोलो मैम ये तो मिक्स क्रॉपिंग जैसा था, जिसको पता है वो बोलेगा मिक्स क्रॉपिंग है। अरे लिख रही हूँ, इसकी ज़रूरी लाइन मैं लिख रही हूँ, इसका सबसे मेन पॉइंट है डेफिनेट रो। ये बात नहीं आई तो फिर भूल जाना कि वो इंटरक्रॉपिंग है। इंटरक्रॉपिंग डेफिनेट रोज में होती है। क्लास में जैसे रोज में बैठते हो, रोज देखते हो, रोज वो वाला रोज नहीं हिंदी वाला, ये रोज है अलग अलग, जैसे ये ए रो है, ये बी रो है, क्लियर। तो रोज में अरेंज्ड रहते हैं, दो या दो से अलग क्रॉप, ज़्यादा क्रॉप्स, यानी एक जगह मान लो वीट है तो एक जगह राइस है, एक जगह बार्ले है, और ये इवन रेशोज़ में रहते हैं, लाइक 1:2:1, 1:3:3, ऐसे एकदम डेफिनेट रोज में अरेंज रहते हैं। कौन? इंटरक्रॉपिंग। अब इंटरक्रॉपिंग मिक्स क्रॉपिंग में हमने कुछ कंडीशंस देखी हैं ऑलरेडी चैप्टर में। वो कंडीशंस क्या होती हैं कि इन क्रॉप्स का सब कुछ डिफरेंट होना चाहिए। सब कुछ डिफरेंट यानी क्या? इनका जो है मैच्योरेशन टाइम अलग होना चाहिए, सीजन अलग होने चाहिए, वाटर रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट डिमांड, रूट पैटर्न, कैनोपी सब अलग होना चाहिए। अलग क्यों होना चाहिए? इवन पैथोजन पेस्ट वो भी अलग होने चाहिए जो इन पर अटैक करते हैं। क्यों? ताकि अगर एक होंगे ना तो क्या होता है, एक ही फील्ड में कंपटीशन होता है। फॉर इंस्टेंस अगर सेम टाइप की रूट हुई तो सेम टाइप की लेंथ होगी, पानी ले लेंगी, एक दूसरे का लड़ेंगे, तो एक को न्यूट्रिशन मिलेगा, एक को कम मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? अगर डिफरेंट साइजेस होंगी तो न्यूट्रिएंट, वाटर, ये सब मैनेज कर लेंगे। तो यानी पैथोजेंस और पेस्ट की भी वही कहानी है। तो हम ज़रा देखते हैं असर्शन में क्या दिया गया है। तो असर्शन में क्या दिया गया है? इंटरक्रॉपिंग चेक्स द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स, चेक्स द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स। अब इसमें देखो क्या बात है, पेस्ट पैथोजेंस की बात तो है ही, इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन कैसे चेक करता है? इंटरक्रॉपिंग में हमने क्या देखा? हमने देखा कि अलग अलग टाइप की क्या होती हैं, क्रॉप्स होती हैं। एक क्रॉप में जी कैसे आ गया भैया, क्रॉप तो सी होता है। चलिए, ये क्रॉप्स होती हैं अलग अलग टाइप की, डिफरेंट टाइप की। मान लो यानी एक वीट ग्रो कर रहे हैं तो दूसरा आई विल ग्रो एज कॉटन। क्लियर? ऐसे मतलब एग्जाम्पल ले लो, या सोयाबीन मेज ले लो, अलग अलग हम ग्रो कर रहे हैं। अब ये क्रॉप्स में क्या होते हैं, अगर कोई एक इंसेक्ट, हो सकता है कोई एक इंसेक्ट इसको अफेक्ट करे, वीट को, बट वो सेम इंसेक्ट कॉटन को अफेक्ट नहीं करता हो, वाइस वर्सा। यानी क्या हो सकता है, कॉटन उस पर्टिकुलर इंसेक्ट से, या पर्टिकुलर इंसेक्ट जो डिजीज़ फैलाएगा उससे वो रेजिस्टेंट हो, कि मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, तुम आ जाओ कुछ भी करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तो यानी क्या होता है कि इंटरक्रॉपिंग में कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो कि कुछ इंसेक्ट्स से रेजिस्टेंट होती हैं, यानी जो इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन है ऐसे कंट्रोल में रहेगी कि नहीं। क्योंकि अब लगेगा मैं वीट पे हमला तो कर पा रहा हूँ, पर ये कौन है, अरे यार अच्छा इसको तो मुझसे डर ही नहीं लगता। कुछ होता है ना लोग, एक को तो मैंने डरा दिया है ना, अपने से जो जूनियर है उसको तो मैंने डरा दिया, फिर ये वाला डरता ही नहीं है, इसको मैं क्या करूं, ये डरता ही नहीं है। मतलब इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रहती है, धनाधन बढ़ती नहीं है, क्योंकि उसको अगर सारे वीट दिख गए तो लगेगा सारे जूनियर्स हैं, इन सब पे मैं कब्जा कर सकता हूँ। तो विच मीन्स कि कॉटन जो है यहाँ पे हम मान सकते हैं उस पर्टिकुलर इंसेक्ट से रेजिस्टेंट है। तो ऐसे ही इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन है वो एक कंट्रोल में, चेक में रहती है, यानी कंट्रोल में रहती है। क्लियर? तो अब ज़रा स्टेप 1 क्या थी? स्टेप 1 हर क्वेश्चन में हम फॉलो करेंगे, क्या थी? ट्रू एंड फॉल्स बताना। तो अभी मैंने जो बात कही, क्या बात सुन के आपको लगता है ये ट्रू है? बोलो मैम लिखने के बाद बोल रहे हो। हाँ भाई ट्रू है, सही बात है, असर्शन इज ट्रू। अब आइए ज़रा रीज़न पे। प्लांट पेस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बायोलॉजिकली बाय देयर नेचुरल पैरासाइट्स एंड पैथोजेंस। तो सुनिए, प्लांट पेस्ट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्लांट के जो पेस्ट होते हैं ना, तो कभी कभी तो देखो हम क्या डालते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स, ये सब डालते हैं इन्हें ख़त्म करने के लिए। ये क्या है, ये आर्टिफिशियल होते हैं, वो जो हम बनाते हैं लेबोरेटरीज़ में इनको मारने के लिए, केमिकल्स होते हैं। ऑन दी अदर हैंड नेचर है, मैंने क्या कहा, मदर नेचर है, जो कहते हैं ना जिसने भी बनाई है ये दुनिया, या खुद ही चल रही है साइंटिफिक एविडेंसेस से। तो विच मीन्स ये जो पेस्ट वगैरह हैं इनके लिए नेचुरल पैथोजेंस, यानी इनको मारने वाले नेचुरल पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स भी होते हैं। कैसे? एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे कि मान लो कोई एक ऐसा इंसेक्ट है, ग्रास हॉपर,
ओके, वी आर कंसिडरिंग इट एज ग्रास हॉपर ले लो, और एक अपन क्या ले सकते हैं, एक अपन ले सकते हैं कोई भी छोटा सा अपन स्नेल ले लेते हैं, या फिर कोई भी छोटा सा ऑर्गेनिज्म, बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप का होगा, है ना। तो मान लो ग्रास हॉपर है, ठीक है, ये छोटा सा ऑर्गेनिज्म है। अब ये क्या करता है, ये लीफ को खाता है, ठीक है, ये लीफ को खा रहा है। अब उसको रोकने के लिए, यानी ये प्लांट को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पहुंचा रहा है। अब ग्रास हॉपर का नेचुरल टेंडेंसी है वो इस ऑर्गेनिज्म को खाता है, ये उसका खाना है ना, नेचुरली। उसको बोला नहीं गया है कि तुम जाओ और इसको खाओ, वो कौन सा इंस्ट्रक्शन सुनेगा। तो यानी क्या, वो नेचुरली खाता है। तो उसको जहाँ भी ऑर्गेनिज्म दिखा, इसने कहा अरे बढ़िया खाना मिल गया तो मैं खा लेता हूँ। अनजाने में, इन्हें पता नहीं था कि इन्होंने हमारी मदद कर दी, उस ऑर्गेनिज्म से नेचुरली बचा दिया, कुछ भी केमिकल्स नहीं डाले। पर दूसरे एंड पे ग्रास हॉपर क्या होते हैं, ये चूइंग वाले होते हैं, चूइंग वाले इंसेक्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये उल्टा लीव्स को खा जाते हैं। कभी कभार देखते हो सब्जियां वगैरह आती हैं, पालक वगैरह, मेथी, ग्रीन वेजिटेबल्स जो आती हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ कुछ पत्तियों में ऐसे ऐसे होल्स रहते हैं। तो मम्मी वो वाली लेती नहीं है कि ये ख़राब है भैया, दूसरी दे दो। तो ख़राब कैसे बताई, बिकॉज ये जो है ना चूइंग पार्ट्स होते हैं ग्रास हॉपर, और बढ़िया खा जाते हैं उन्हें, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं लेना। तो इनको भगाने के लिए होगी ऐसी कोई, मान लो ऐसी कोई बर्ड होगी, ठीक है, ऐसी कोई बर्ड होगी जो ग्रास हॉपर को खाती है, तो उससे नहीं खा रही है नेचुरली, किसी को हमने कुछ नहीं बोला, ये तो सिर्फ बेचारे खाना ढूंढने निकले थे, बट इनने हमारी कितनी बड़ी मदद कर दी। तो इस बर्ड ने ग्रास हॉपर को खा लिया, ये इसका फूड है। क्लियर है। तो यानी नेचुरली क्या हो रहा है, नेचर में ऑटोमेटिकली ये पेस्ट हैं, ये प्रॉब्लम दे रहे थे, बट ऑटोमेटिकली जो है इनके नेचुरल पैरासाइट्स या नेचुरल पैथोजेंस हैं जो इन्हें ख़त्म करते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो ये लाइन रीज़न यही कह रहा है, प्लांट पेस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बायोलॉजिकली बाय देयर नेचुरल पैरासाइट्स एंड पैथोजेंस। बायोलॉजिकली, नेचुरली, कुछ भी इंड्यूस नहीं किया हमने। तो बिल्कुल सही बात है, जो कहानी बताई उससे इतना तो समझ गए कि दोनों ट्रू है, असर्शन एंड रीज़न। अब आ जाइए, अगर दोनों ट्रू है तभी सेकेंड स्टेप आएगा। तो आ गया सेकेंड स्टेप। अब ज़रा देखते हैं क्या ये इसका रीज़न है कि नहीं। तो देखो, असर्शन का रीज़न क्या होगा, इंटरक्रॉपिंग चेक्स द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स। हाउ? बिकॉज इन इंटरक्रॉपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन which have different pathogens, different insects attacking them. So some can be, बाकी कैसे हो सकते हैं, कुछ resistant हो सकते हैं, which helps in controlling and checking the population of insects. क्या हेल्प करता है, अलग अलग टाइप की क्रॉप्स हैं, अलग अलग टाइप के उनके इंसेक्ट्स होते हैं, पैथोजन होते हैं, तो उससे जो है इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल या चेक में रहती है। ये है रीज़न। पर दूसरा रीज़न तो कुछ और ही है, ये तो कुछ और ही लिखा है। यहाँ तो प्लांट पेस्ट की बात है कि वो उनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, बायोलॉजिकली। क्लियर है कि नहीं, समझ आया। यहाँ प्लांट पेस्ट की बात है और यहाँ इंटरक्रॉपिंग से रिलेट कर रहे हैं, विच मीन्स अब दोनों सही हैं बिल्कुल, बट अपनी अपनी जगह सही है। यानी ऑप्शन बी, if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion, option B is the correct answer. Clear? Let's move on to question number 3. Question number 3 में assertion क्या है, fish and other varieties of aquatic animals are used as food. Reason, fish and other varieties of seafood constitute good source of nutrition. किसकी बात आ गई, मछलियों की, है ना, मछली जल की रानी है, बिल्कुल फिशेस की बात है। फिशेस के लिए क्या कहा गया है, देखी थी ना, फिश का फार्मिंग। फिश फार्मिंग को, जो फिश को कल्चर करते हैं हम, इनको कल्टीवेट करते हैं, उसका एक नाम होता है। उसका नाम क्या होता है, जल्दी से, ये हो गया आपके लिए होमवर्क नंबर 1। होमवर्क नंबर 1 लिखो ऐसे, है ना, कमेंट में, बहुत ही सिंपल तरीका है, होमवर्क नंबर 1 लिख दो, मैं समझ जाऊंगी बिल्कुल देखते ही। होमवर्क नंबर 1, और यहाँ पे जो है डैश लगा के आप अपना आंसर लिख दो। अरे क्वेश्चन क्या है, वापस बता देती हूँ। फिश की जो हम फार्मिंग करते हैं, या फिशेस को जो है हम कल्चर करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, उस पूरी प्रोसीजर का एक नाम होता है, उस स्टडी का एक नाम है, उसे क्या कहा जाता है। होमवर्क नंबर 1 इज इक्वल टू करके बता दो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में। लेट्स सी हु इज द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। क्लियर? ये था 1 मिनट का काम, अभी हो गया होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे वापस। क्या लिखा है, फिशेज और अदर वेराइटीज ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स आर यूज्ड एज फूड। यानी फिशेज हैं और बाकी वेराइटीज़ हैं एक्वेटिक एनिमल्स की। कौन सी वेराइटीज़ मैम? ऑयस्टर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के होती हैं, कितने सारे होते हैं, मॉलस्क होते हैं, ऑयस्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बाकी एनिमल्स भी जो यूज़ किए जाते हैं, कैसे, एज अ फूड। यस, खाने के तौर पे। पता होगा जो लोग कंज्यूम करते हैं, नॉन वेज कंज्यूम करते हैं, फिशेस कंज्यूम करते हैं, दे वेरी वेल नो। प्रॉन्स हैं और भी कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो यानी क्या ये खाने की तरह यूज़ किया जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम टेस्ट के लिए, खाने के लिए। अब फूड, एज अ फूड किसी भी चीज़ को यूज़ करते हो ना, तो उसके बहुत सारे
क्या कह सकते हैं, बेनिफिट्स होते हैं या फिर कुछ कुछ कंडीशंस हम देखते हैं किसी चीज़ को हम खाना क्यों बनाते हैं। ईदर तो उसमें जो है न्यूट्रिशन बहुत होगा, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन, ये सब बहुत ज़्यादा होंगे, या फिर हो सकता है क्योंकि कुछ चीज़ें तो हम टेस्ट के लिए, अरे कितनी चीज़ें तो टेस्ट के लिए खाते हो यार, जंक फूड, उसमें क्या अच्छा मिल रहा है, टेस्ट ही तो है। तो यानी फूड में या तो हम देख सकते हैं न्यूट्रिशन हो या टेस्ट अच्छा हो, और अगर किसी में क्वालिटी हो अच्छी चीज़ बनाने की तो न्यूट्रिशियस वाली चीज़ को ही बहुत ही टेस्टी बना देते हैं, जैसे हमारी मम्मियाँ, इज़न्ट इट। ओके, आजकल तो खैर सभी बनाने लगे हैं, ऐसे हम उसको कन्फाइन नहीं करते हैं, एवरीवन नोज हाउ टू मेक गुड फूड मोस्ट प्रोबेबली। तो न्यूट्रिशन और टेस्ट के लिए, तो अब यहाँ पे फूड के लिए कहा गया है फिश और अदर वेराइटीज़ यूज़ की जाती हैं या नहीं, बताओ। पहला स्टेप है, सिंपल स्टेप है, इतना इजी क्वेश्चन तो मैंने नहीं देखा यार, बच्चा भी बता देगा हाँ फिश को करते हैं ना कंज्यूम एज अ फूड, क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट रीज़न पे। रीज़न में क्या दिया है, फिश एंड अदर वेराइटीज़ ऑफ सी फूड कॉन्स्टिट्यूट गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। आई कि नहीं बात, क्यों करते हैं इसको यूज़, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा न्यूट्रिशन में भी। ज़रा ध्यान से सुनिए, फिशेस और ये जो एक्वेटिक यूजुअली होते हैं फूड, सी फूड्स, दे हैव वेरी हाई प्रोटीन कंटेंट, यानी प्रोटीन की यूजुअली अगर कोई नॉनवेज कंज्यूम करता है, कर सकता है, उसको अगर बोला जाए प्रोटीन की कमी है तो उसे कहा जाता है फ़िश आप खाइए, क्योंकि फिशेज़ और सी फूड्स में प्रोटीन का कंटेंट एक्सट्रीमली हाई होता है, बहुत ही अच्छा होता है, न्यूट्रिशियस होता है ये, तभी जो है हम इसे खाते हैं, इसलिए कंज्यूम करते हैं एज अ फूड। काफ़ी लोग लाइक अभी तो काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है जो कंज्यूम करती है फिश एज अ फूड, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स नॉट ओनली टेस्ट बट प्रोटीन कंटेंट भी इसका काफ़ी हाई रहता है। तो अब ज़रा वाह देखो मिटा रहे हैं, और ये बिल्कुल ही मतलब ना, आ जाओ कहाँ, फिश पे आओ। फिश पे मैंने क्या कहा, जब मैंने ये बात कही तो इतना तो समझ गई कि ये ट्रू है। अभी जो कहानी कही इसमें मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बिकॉज ज़रा लगा दो और मुझे आंसर बता दो, क्योंकि मैंने आंसर तो बोल ही दिया। अगर इतने समझदार हो, और मुझे पता है बिल्कुल हो, है ना, सब बहुत स्मार्ट हो, सबको पता है यही लाइन मैंने कही, फिश एंड अदर वेराइटीज ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स आर यूज्ड एज फूड। व्हाई? बिकॉज fish and other varieties of seafood constitute good source of nutrition। एब्सोल्युटली करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल है, प्रोटीन कंटेंट हाई है इसलिए तो हम यूज़ करते हैं इसे एज अ फूड। तो फाइनली स्टेप 2 तक आए और हमें अब पहला मिला है तीसरे क्वेश्चन में, रीज़न जो है करेक्ट, बिल्कुल ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। तो यानी हम क्या मार्क करेंगे, ऑप्शन ए, इफ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन, असर्शन, agriculture originated sometimes between 7,000 to 13,000 years ago। Reason, in agriculture grain production is given first priority। ओके, अब किसका, फिश के बाद हम आ गए एग्रीकल्चर पे, जो चैप्टर है पूरा बेस्ड एग्रीकल्चर फार्मिंग पे। अब ओरिजिन की बात की है कि एग्रीकल्चर आया कब है, तो ओरिजिन की बात करें, हाँ बिल्कुल सही बात है, सही एस्टिमेशन है। 7,000 से 13,000, 7 to 13,000 ईयर्स अगो, साल पहले ही जो है एग्रीकल्चर का ओरिजिन हुआ था। अब इसमें भी ओरिजिन हुआ की बात तो बिल्कुल सही है। कब से कब तक, 7,000, 7,000 से 13,000 ईयर्स पहले, सही बात है। अब इसमें देखो, एग्रीकल्चर जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होती है, इतना समझ सकते हैं अभी वो जैसी दिख रही है, इन दैट टाइम इट वॉज नॉट द सेम। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर की फील्ड में सब कुछ आ गया था पहले से ही, आपको सब देखने को नहीं मिल रहा था। कुछ कुछ चीज़ों से हमने शुरुआत की थी, बोलते हैं ना किसी इनिशियल चीज़ से आप शुरुआत करो फिर वहाँ तक पहुँच जाओ, तो दैट इज़ डिफरेंट। तो वैसे ही हाँ, टर्म सही है, ओरिजिन ये सही है, बट जब पहले जो प्रोडक्शन आया था या जो फार्मर्स थे, उन लोगों ने किसके प्रोडक्शन की प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब क्या होता है, जैसे कि आप बाकी सारे काम छोड़ के अभी ये वीडियो देख रहे हैं, सो दिस इज़ योर प्रायोरिटी। वैसे ही उस टाइम में एग्रीकल्चर में पहले शुरुआती दौर में कहते हैं ना, किस चीज़ को प्रायोरिटी दी गई थी, किसके प्रोडक्शन को। अब कितनी सारी चीज़ें आपको पता है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, कितनी सो ऑन एंड सो फोर्थ, मतलब जितना सोचो उतना कम है। इवन एनिमल हस्बेंड्री एक पार्ट है। तो उन सब में से हमें ये बताना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी सोचा किसको गया था, कि हाँ ये उस टाइम पे प्रायोरिटी इनका जो है एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हुआ था, ज़्यादा किया गया था। तो ज़रा ये दो नाम मुझे बताइए, पता है कि नहीं, सुना है, ट्यूबर्स एंड बल्ब्स। लाइट वाले बल्ब नहीं है ये, है ना, ट्यूबर्स एंड बल्ब्स। यस, वेरी करेक्ट,
ट्यूबर्स एंड बल्ब्स, इन दोनों को ही दी गई थी पहली प्रायोरिटी, यानी शुरुआती दौर में इनका प्रोडक्शन किया गया था। फूड ग्रेन्स का नहीं था, फूड ग्रेन्स थोड़ा बाद में आया है। ये जो टाइम दिया गया है पीरियड 7000 से 13000 साल पहले, तब सुनिए, तब फूड ग्रेन प्रोडक्शन इतना जो है ना मास में नहीं चला था, इतना तेज़ी से नहीं चला था। और उसके लिए अगर याद आ रहा हो, तेज़ी से नहीं था, तभी तो कुछ टाइम में हम क्या लेके आए थे, हम रेवोल्यूशंस किया था, ताकि जो हमारी कंट्री है इंडिया वो कैसी बन जाए, सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, किसी से कुछ नहीं मांगना पड़े। अरे इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, तो क्यों ना बने सेल्फ सफिशिएंट, क्यों बाहर से कुछ लेना पड़े हमें। तो तब कुछ रेवोल्यूशंस निकले थे, तो याद करिए, बिल्कुल याद करिए। उसमें से था एक फूड ग्रेन। कुछ याद आ रहा है? टाइम मशीन में जाओ, अपने पीछे करो टाइम मशीन। फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक रेवोल्यूशन किया गया था। उस रेवोल्यूशन का बहुत ही प्यारा नाम था, नाम कलर पे बेस्ड था। तो आ जाइए अपने होमवर्क नंबर 2 पे, जल्दी से आगे। मुझे लगता है 1 डाल दिया होगा अभी, है ना, 2 मिनट में डल जाना चाहिए। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत किया करो। होमवर्क 2 जैसे ही देखा, नाम पता है, बिना वेस्ट किए मुझे होमवर्क नंबर 2 करके बताओ। फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाया गया था एक रेवोल्यूशन से, उस रेवोल्यूशन का ज़रा नाम तो बताइए मुझे। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क 2। तो यानी ये बढ़ाना क्यों पड़ा? क्योंकि कम था फूड प्रोडक्शन, जो है हमने मास तरीके से बढ़ाया अपनी कंट्री को क्या बनाने के लिए, सेल्फ सफिशिएंट, किसी की ज़रूरत ना पड़े। क्लियर? तो इतना समझे। शुरुआती यानी फर्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ देख रहे हो रीजन में दिया हुआ है, इन एग्रीकल्चर ग्रेन प्रोडक्शन इज गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ये जो मैं कहानियाँ क्यों बताती हूँ, मुझे ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है कि भैया क्यों बता रहे हैं, बिकॉज देयर इज समथिंग गिवन इन द क्वेश्चन। और वो कैसे समझोगे, जब उसके थोड़ा बैक से देखनी पड़ती है ना चीज़ क्या थी। तो बैक की चीज़ यही है। फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी ट्यूबर्स एंड बल्ब्स को। ट्यूबर्स एंड बल्ब्स में एग्जाम्पल कॉमन बता रही हूँ, कन्फ्यूज़ नहीं तो हो जाओगे ज़्यादा ही। पटेटोज़ ले लो, पटेटोज़ हो गए, स्वीट पटेटो, यैम्स वगैरह आते हैं इनमें ट्यूबर्स में। बल्ब स्ट्रक्चर, अब अगेन वो वाला बल्ब नहीं है ना, एलईडी बल्ब नहीं। कौन से बल्ब हैं? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स किसके होते हैं? लेयर्स होती हैं किसमें? अनियन में, अनियन बल्ब कहते हैं। गार्लिक, ये सब किस में आते हैं? बल्ब्स में। तो इन्हीं सब का जो है, इन्हें दी गई थी एग्रीकल्चर में जब शुरुआत हुई थी, तब इनको प्रायोरिटी। ओके, क्लियर हुआ? समझ आया ये बात कि नहीं? आ गई बात समझ? तो ज़रा देख लेते हैं इधर असर्शन क्या दिया है। एग्रीकल्चर ओरिजिनेटेड समटाइम्स बिटवीन 7000 to 13000 ईयर्स अगो। बिल्कुल करेक्ट, अभी मैंने कहा ना, हाँ सही बात है ये। तो इसको तो ट्रू कर देते हैं। आ जाइए रीज़न पे। इन एग्रीकल्चर ग्रेन प्रोडक्शन इज गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी। ग्रेन प्रोडक्शन, अच्छा समझते हो ग्रेन प्रोडक्शन क्या होता है? फूड ग्रेन्स की बात है। फूड ग्रेन्स क्या क्या होते हैं? यही सीरियल्स, पल्सेस जो होती है ना, दाल चावल, ये सब, इन सब को दिया गया था फर्स्ट प्रायोरिटी। अब अगर कान से कुछ याद आ रहा हो, अभी जस्ट पलक मैम ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी तो ट्यूबर्स और बल्ब्स, यानी जो सब्जियां हैं इन सबको दी गई थी, उसमें से भी ट्यूबर्स एंड बल्ब्स को मेनली। तो यानी क्या, ये स्टेटमेंट हो जाता है हमारा फॉल्स। आ गया एक ऐसा क्वेश्चन जहां फाइनली आपको दिखा है कि रीज़न का स्टेटमेंट ही गलत है। तो अब अगर किसी को समझ आ रहा हो, नाउ इफ़ यू फील कि जो हमने इनिशियली स्टेप्स बताए थे ना, वो अब काम आएंगे। क्योंकि अगर आप इस पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, अच्छे से सुनो, असर्शन एंड रीज़न में बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि इसमें कुछ इतना है ही नहीं, बहुत सिंपल है। इट्स जस्ट आपको स्टेप पता होने चाहिए। किसी भी आपको गोल तक रीच करना है, गोल तो छोड़ो, आपको कहीं जाना है, आपको स्कूल के रास्ते तक जाना है, तो आपको पता क्या होना चाहिए? रास्ता पता होना चाहिए ना। जिसको रास्ता पता होगा वो कैसे भी निकल जाएगा, ठीक है। तो अब रास्ता ही नहीं पता इधर, है ना, डेस्टिनेशन तो पता है, रास्ता ही नहीं पता, तो फिर कैसे जाओगे, है ना, कि हमें यहाँ तो जाना है, पर जाना कैसे है। तो सिमिलरली हमें सॉल्व करना है, करना कैसे है। स्टेप 1 में ट्रू बताया, अब सेकंड जब मैंने फॉल्स बता दिया, तो बताओ क्या मैं टाइम वेस्ट करूँगी यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए कि ये इसका रीज़न है? करूँगी कि नहीं? अरे बिल्कुल नहीं करूँगी यार, क्योंकि ये फॉल्स है, विच मीन्स असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है। तो हमारा ऑप्शन सी इस पे बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। क्या? इफ असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, भैया रीज़न ही फॉल्स है, तो आगे बढ़ना ही नहीं है। क्लियर? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। असर्शन क्या कहता है, देखो, इंटरनल फीडर्स बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड हार्म द क्रॉप यील्ड। रीजन, ग्रास हॉपर एंड कैटरपिलर्स आर इंटरनल फीडर्स। तो देखिए ज़रा किसकी बात है? फीडर्स की बात है। कौन से फीडर्स की बात कर रहे हैं मैम? तो इधर आओ, यहाँ पे कहाँ आओगे? यहाँ बात एक्चुअली करी जा रही है इंसेक्ट्स, पेस्ट जो होते हैं,
जो हमारी क्रॉप्स को ख़राब करने का जिन्होंने ना ले लिया है, मतलब बिल्कुल हाँ हम तो ख़राब करके रहेंगे, तो उसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं। टाइप एज इन देखो, एक तो आपने सुना होगा च्यूइंग वाले, कुछ कुछ बता देते हैं ना, इसमें च्यूइंग माउथ पार्ट्स होते हैं। च्यूइंग मतलब वही चबाना। अभी जैसे कुछ कुछ लोग वीडियो देख रहे हैं और बढ़िया साइड में मम्मी ने दे दिया है खाना, चबा रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं। ये सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मुझे, है ना, ऑनलाइन देखने की। बढ़िया खाते भी रहो और देखते भी रहो। तो वही च्यूइंग माउथ पार्ट जो आपके हैं वही है कुछ पेस्ट के। दूसरे है सकिंग माउथ पार्ट, वही जो खून चूसते हैं जैसे मच्छर, इजंट इट, सकिंग माउथ पार्ट होते हैं कुछ पेस्ट के। और कुछ को ये भी माना जाता है कि ये होते हैं इंटरनल फीडर। ओके, इंटरनल फीडर। अब इसमें जो है डिफरेंस समझो, क्योंकि यहाँ पे जिन जिन की बात है मैं उनकी बात बता देती हूँ। च्यूइंग माउथ पार्ट्स क्या होते हैं? च्यूइंग यानी हाँ वही गायों को देखा है बाहर से चबाती रहती हैं, या आप खुद को ही देख लो मिरर में जाके। तो च्यूइंग मतलब चबाना। तो चबाने वाला काम कौन करते हैं? ऐसे कुछ पेस्ट्स होते हैं। वही किसका एग्जाम्पल है? पालक ले लेते हैं, सब्जी लेते हो पालक की, ठीक है। तो क्या है, कुछ कुछ में ऐसे कट्स लगे रहते हैं, मतलब ये पूरा पालक का लीफ मार। अरे रेड कलर की पालक कैसे अच्छी लगेगी मैम, ग्रीन ही बना दो, ठीक है भैया ग्रीन पालक बना देते हैं। इतनी पतली पालक, आ जाओ। पालक की लीफ कैसी नॉर्मल ही होती है मान लो, ठीक है, पालक की लीफ है ये। अब इसमें कहीं ना कहीं ये देखते हो क्या होता है कि यहाँ पे बीच बीच में या कहीं भी, चलो वो देख के तो करता नहीं है च्यू, है ना, कहीं भी इधर पे बहुत बड़े बड़े क्या हो जाते हैं, होल्स देखें ऐसे ऐसे होल्स। अब होल्स भी यहाँ पे हरे पार्ट से होंगे, अपन क्या करते हैं ब्लैक से होल करेंगे। देखो कैसे होल्स हैं, ये ब्लैक कर दिया मैंने इसको, है ना, बिल्कुल होल जैसे दिखेंगे। अभी यहाँ पे हो गया होल, ठीक है। ये क्या है? ये हो गया होल, ये खाया हुआ पार्ट है। बोले मैम ये तो आँख लग रही है और मुझे तो ये मूंछ लग रही है। ये पता है अनजाने में ही ये एक कैट जैसा स्ट्रक्चर बन गया। तो क्या है यहाँ, चलो एक और बना देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये खाया हुआ पार्ट है, यहाँ का ये निकला हुआ पार्ट है। यानी क्या किया, मान लो ग्रास हॉपर आया, कौन आया? ग्रास हॉपर आया, उसको दिखा कि ये तो बढ़िया पालक उग रही है और ये इंसान खाने वाले हैं, तो मैं जाता हूँ। नहीं, इतनी प्लानिंग नहीं करता है वो, उसको सिर्फ अपना खाना चाहिए, ठीक है। तो वो जाएगा यहाँ पे बैठेगा, ये वाला पार्ट खा लेगा, ये वाला पार्ट खा लेगा, ये वाला, और खा के बढ़िया च्यू कर लेगा। तो ये जो माउथ पार्ट्स हैं, ग्रास हॉपर, कैटरपिलर्स, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं च्यूइंग माउथ पार्ट। क्लियर है कि नहीं? ये एक एग्जाम्पल था। अब इसी से ही आप आगे बिल्कुल समझदार हैं सब, तो समझ जाएंगे। सकिंग माउथ पार्ट्स खून चूसने वाले, जैसे मस्कीटोज वगैरह होते हैं, तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, उनका जो सेल का सैप होता है ना, सेल सैप जो अंदर फ्लूइड रहता है, उसमें नेसेसरी जो है सब्सटेंसेस रहते हैं, उसे ही जाएगा ऐसे डालेगा डंक और सक कर लेगा, बाहर निकाल लेगा। तो सेल सैप ही नहीं बचेगा तो क्या, कैसे सेल ग्रो करेगा? सेल बिल्कुल ही क्या फ्लास्टर टाइप का हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो उससे भी जो है हमारी क्रॉप क्या हो रहा है, एंड में तो क्रॉप ही ख़राब हो रही है, चाहे तुम च्यू करो उसे या तुम उसको सकिंग माउथ पार्ट से यूज़ करो। अब नेक्स्ट इंटरनल फीडर की कहानी मैं बताती हूँ। इंटरनल फीडर क्या करते हैं? बोरिंग का काम करते हैं। बोरिंग, कौन सा बोरिंग मैम, जो बोर होते रहते हैं हम पूरे दिन, वो बोरिंग नहीं, बोर करना। बोर कैसे होता है? बोर इन द सेंस कि जैसे मान लो कोई भी यहाँ पे स्टेम है, उसके अंदर ऐसे होल करके, जैसे ड्रिल नहीं चलती, ऐसे ड्रिल चलती है, ड्रिल से उसने होल किया। वो ड्रिल नहीं लाता है, उसके पार्ट्स ही ऐसे, उसके माउथ पार्ट्स ही ऐसे, उसने ड्रिल किया, अंदर गया, अंदर बैठ गया, बढ़िया बैठ रहे हैं अंदर, अंदर ड्रिल करके अंदर चले गए हैं ये, और वहाँ पे ये तबाही मचा रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और जो है क्रॉप को बिल्कुल ही ख़राब कर दे रहे हैं। तो क्रॉप्स में कभी कभार कुछ ऐसे जो नहीं अंदर होल्स हो जाते हैं, जाके देखोगे दिखेगा बढ़िया कॉलोनी बना के बैठे हैं वहाँ पे पेस्ट्स। क्लियर है? तो ये क्या होगा? इंटरनल फीडर। इंटरनल यानी बाहर से कुछ नहीं करते हैं, होल करके अंदर चले जाएंगे और अंदर ये डैमेज करते हैं हमारे क्रॉप प्लांट्स को। क्लियर हुए? चूइंग माउथ पार्ट, सकिंग माउथ पार्ट, इंटरनल फीडर्स। तो आइए ज़रा इधर असर्शन में, असर्शन क्या है? इंटरनल फीडर्स बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड हार्म द क्रॉप यील्ड। हाँ, फ्रूट्स अच्छा याद दिलाया। इसमें फ्रूट्स देखे होंगे, फ्रूट्स कभी कभार कुछ फ्रूट्स में भी गंदे, मतलब फ्रूट्स कैसे सिलेक्ट करते हैं हम, क्यों जाते हैं बाज़ार, इतना टाइम लगाती हैं हमारी मदर्स लेने में, क्यों? बिकॉज हम सिलेक्ट करते हैं अच्छा वाला। अच्छा है तो बुरा क्या होगा? अरे बुरे में कभी कभार क्या होता है, फ्रूट्स में हमको दिखते हैं ऐसे होल्स वगैरह, तो उसमें देखते हो कभी कभार कीड़े निकलते हैं कुछ कुछ। अगर आप इवन साफ़ कर रहे होते हो चीज़ें, या क्या बोलते हैं, किस में आते हैं मैक्सिमम, तो आई गेस धनिया या पालक वगैरह, उसमें से देखते हो तो क्या होता है, छोटे छोटे से कीड़े निकल के आते हैं अंदर से, फ्रूट्स के अंदर से भी। तो वो कीड़े
हो सकता है कि स्टेज में गए हों, इंटरनल फीडर हों, बोर करके अंदर चले गए और जो है क्रॉप को हार्म कर दिया। तो जो मैंने कहानी बताई उसके हिसाब से तो ये फर्स्ट वाली बात बिल्कुल ही करेक्ट है, बिल्कुल ही सही है। क्लियर है? अब आ जाओ रीज़न पे। रीज़न क्या है? ग्रास हॉपर एंड कैटरपिलर्स आर इंटरनल फीडर्स। अरे ये बात तो मैंने यहाँ कुछ और कही थी। मैंने क्या कहा था? ग्रास हॉपर यहाँ अभी चबा जो रहा था, इतनी बड़ी पालक उसने चबा दी। कौन था वो? ग्रास हॉपर था ना। तो मैंने क्या कहा? ग्रास हॉपर, कैटरपिलर्स, ये सब क्या होते हैं? इनके चूइंग माउथ पार्ट्स होते हैं। ये बैठ नहीं जाते हैं अंदर, वहीं से चबाते हैं और निकल जाते हैं। एंड यहाँ उल्टा दिया है, यहाँ लिखा है ग्रास हॉपर एंड कैटरपिलर्स आर इंटरनल फीडर्स। तो दिस इज रॉन्ग। दे आर चूइंग, दे हैव चूइंग माउथ पार्ट्स, ये कह सकते हैं। दे आर च्यूअर्स। तो विच मीन्स देखो फर्स्ट स्टेप में ही कितना आसान हो गया काम। रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू है, तो सिंपली वी विल गो टू ऑप्शन नंबर सी इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर है? Question number 6. Assertion. 90% of the world rice population occurs in India. Reason rice is a staple food of all Indians. Okay, तो किसकी कहानी है? राइस की कहानी है। चावल जो है बिल्कुल सुना है हमने, ये स्टेपल फूड है। लेकिन ज़रा ध्यान से सुनिए, राइस, व्हेन वी टॉक अबाउट राइस का अगर आप जो डेटा देखेंगे तो उसमें बात ये है कि 90% सही बात है। 90% क्या है? 90% ऑफ द वर्ल्ड राइस प्रोडक्शन अकर्स इन इंडिया नहीं है भैया। 90% ऑफ वर्ल्ड राइस प्रोडक्शन, WRP, वर्ल्ड राइस प्रोडक्शन अकर्स इन फुल एशिया की बात है। यहाँ सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। किसकी बात है? एशिया। 90% ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का राइस प्रोडक्शन 90%, 90% दुनिया में से कहाँ होता है? सिर्फ एशिया में। इंडिया की बात नहीं है, हमारा कॉन्टिनेंट है एशिया, एशिया में होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए ज़रा, 60% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, दिस डेटा ये आपको देखना पड़ेगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 60% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन जो है उनका स्टेपल फूड इज राइस। व्हाट आई एम सेइंग, 60% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, आई एम नॉट मेंशनिंग एनी कंट्री एनीथिंग। 60% और जितनी भी हमारी ह्यूमन की पॉपुलेशन है उसमें से 60% ह्यूमन पॉपुलेशन का स्टेपल फूड क्या है? राइस है। बिल्कुल सही बात। अब उसमें से लग रहा होगा मैम इंडिया का भी बता दो, तो इंडिया में देखो 50% ऑफ इंडियंस, 50% ऑफ इंडियंस जो है उनका स्टेपल फूड राइस है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्या डेटा देखा हमने? पहले हमने देखा 90% ऑफ वर्ल्ड राइस प्रोडक्शन, ये WRP इज वर्ल्ड राइस प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? कहाँ कर होता है? एशिया में, हमारा कॉन्टिनेंट एशिया। और स्टेपल फूड की अगर बात करें, व्हाट इज स्टेपल फूड? स्टेपल फूड इज बेसिकली अ फूड विच इज कंज्यूम्ड बाय अ पॉपुलेशन डेली में। जो डेली की बात करते हैं ना, यानी रूटीन में जो बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है उसे हम स्टेपल फूड मानते हैं। जैसे अलग अलग जगह है, किसी का स्टेपल फूड एग हो सकता है, एज सिमिलरली राइस भी स्टेपल फूड है। लेकिन किसका? तो देखो 60% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी टोटल जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें से 60% का। एंड व्हेन वी पर्टिकुलरली टॉक अबाउट किसकी बात? इंडिया की बात करेंगे, देन 50% ऑफ इंडियंस दे हैव देयर स्टेपल फूड एज राइस, चावल। क्लियर? ये डेटा समझ आया? याद रखा कि नहीं? नोट करना है? अच्छा, स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले सकते हो। एक मिनट देती हूँ क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा वो क्वेश्चन के लिए। अब आगे आते हैं, यहीं पे क्वेश्चन में क्या दिया है? 90% ऑफ द वर्ल्ड राइस प्रोडक्शन अकर्स इन इंडिया नहीं है भैया, एक वर्ड गलत लिख दिया, यानी बाकी चीज़ें गलत। एशिया की बात है, विच मीन्स अब फाइनली क्वेश्चन 6 में एक ऐसी कहानी आई है कि भैया यहाँ तो असर्शन का स्टेटमेंट ही गलत है। इतनी देर से हम देख रहे थे कि चलो रीज़न भी गलत आया, असर्शन हर जगह सही था, इस बार गलत हो गया। यानी ये मत समझ के चलना फ्लो में चल रहे हैं, ओ भैया असर्शन तो सही होगा, असर्शन कैसे गलत है? नहीं, दैट्स वाई स्टेप वाइज करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। 2 बार क्यों बोला? क्योंकि फोकस करो स्टेप्स पे। क्या है? ट्रू और फॉल्स बताना था, यानी ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल फॉल्स है, इंडिया नहीं एशिया होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये इसका रीज़न होगा ही कैसे? अरे स्टेटमेंट खुद ही गलत है, गलत स्टेटमेंट का रीज़न सही कैसे होगा? अब राइस इज स्टेपल फूड ऑफ ऑल इंडियंस, बात भी वैसे भी गलत कह रहे हैं भाई। सिर्फ 50%,
50% ऑफ इंडियंस का स्टेपल फूड होता है राइस, नॉट ऑल। तो विच मीन्स यहाँ दोनों ही गलत है, दोनों ही, असर्शन भी सही नहीं है, रीजन भी सही नहीं है, विच मीन्स फाइनली क्वेश्चन 6 पे आके हम टिक करते हैं ऑप्शन डी, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। गॉट इट? लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स रीड द क्वेश्चन। असर्शन पढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट इज टू डेवलप वेराइटीज विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स। रीजन, प्लांट ब्रीडर्स आर कंसर्न्ड विद क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ओके, देखते हैं पहला शुरुआत, पहला स्टेप, किसका स्टेप? असर्शन। द पर्पस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट इज टू डेवलप वेराइटीज विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स। यहाँ कहा जा रहा है क्रॉप को इम्प्रूव करने का पर्पस क्या रहा है हमारा, ताकि जो है हम ऐसी वेराइटी बना पाए जिसमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स हों। तो ज़रा आ जाइए यहाँ पे, जब चैप्टर का नाम ही दिया रहा है, क्या देख पा रहे होगे, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूवमेंट यानी क्या? अपने आप को बेहतर करना। सिर्फ यहाँ से रिलेटेड नहीं है इम्प्रूवमेंट, सिर्फ क्रॉप से रिलेटेड नहीं है, ये हम ह्यूमन से भी रिलेटेड है। अपने आप को कैसे हम बेटर करते जाएं। जैसे आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो तो आप कैसे अपनी चेंज कर सकते हो, स्टडी पैटर्न चेंज करो, टाइम मैनेजमेंट करो, अप्रोच चेंज करो। क्लियर है कि नहीं? तो यानी क्या, आप धीरे धीरे इम्प्रूव करो, बेटर करते जाओ। वैसे ही क्रॉप्स में भी हमने क्या चाहा, हम चाहते हैं कि क्रॉप्स जो है बेटर होती जाए, जो फूड रिसोर्सेज हैं बेटर हों। उसके लिए इम्प्रूवमेंट जो हमने किया है क्रॉप में, उससे हमारा मतलब क्या है? इम्प्रूव किस में करोगे? क्या अच्छे से बुरे बनने को इम्प्रूवमेंट कहते हैं? बिल्कुल नहीं। आप लेवल 1 पे हो, अगर आप लेवल 2 पे जाओगे दैट इज़ इम्प्रूवमेंट, ना कि आप लेवल 2 से नीचे आ जाओ। तो क्या बोला कि ऐसे कुछ कैरेक्टर्स, बिल्कुल अच्छे से सुनना, ये क्या कहानी है, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो जिनसे कि क्रॉप जो है इम्प्रूव हो पाए और ही बेटर हो पाए। तो उन कैरेक्टर्स को, जो कैरेक्टर्स हमें चाहिए, यानी हम ह्यूमंस हैं, सिलेक्शन का काम हम कर सकते हैं कि नहीं, तो हमें पता है कौन से कैरेक्टर्स अच्छे होते हैं। वही कैरेक्टर्स जो क्रॉप को बेटर बनाएंगे, उन कैरेक्टर्स को हम कहते हैं हमारे पसंदीदा, मनपसंद कैरेक्टर्स, दैट इज डिजायर्ड कैरेक्टर्स। क्यों, क्या काम है इन कैरेक्टर्स का? ये जो है, इनसे देख के हम क्रॉप को बेटर बना सकते हैं, और सिमिलरली जो है इन्हें ही हम क्या कहते हैं? डिजायर्ड कैरेक्टर्स, हमारे मनचाहे कैरेक्टर्स। अब बोलोगे मैम वो कैसे होते हैं, क्या मन से हम चाह रहे हैं? तो कुछ क्रॉप होगी, कोई एक क्रॉप होगी, चलो जैसे मान लो कोई एक क्रॉप होगी जिसका यील्ड बहुत ही अच्छा होगा, हाई यील्डिंग। यील्ड यानी क्या? प्रोडक्शन अच्छा है, बहुत ही हाई क्वांटिटी में ग्रो करती है। तो कोई क्रॉप होगी मान लो कि जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, ये भी कितनी अच्छी क्वालिटी है। क्यों भाई? डिजीज़ नहीं होगा, डिजीज़ से ही तो प्लांट खराब हो जाता है कितनी बार, कितने केसेस में ऐसा होता है। तो अगर डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, ये भी एक अच्छी क्वालिटी है। और ज़रा क्वालिटीज़ बताइए मुझे, क्या होता है? हाई यील्ड होगी, डिजीज़ रेजिस्टेंट है, गुड क्वालिटी, गुड टेस्ट लिख सकते हैं। क्यों? खाने का काम है ना, खाना पीना है, टेस्ट अच्छा होगा। गंदा सौर या बहुत ही अजीब सा स्मेलिंग टेस्ट होगा तो कोई खाता है क्या? सब्जी भी नहीं खरीदेगा वो। तो टेस्ट अच्छा होना चाहिए, हाई यील्डिंग होनी चाहिए, डिजीज़ रेजिस्टेंट हो सकती है, और कितने सारे फीचर्स हैं, सोचो तो कितनी सारी चीज़ें चाहिए। यानी उसके और कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि फ्लावर्स जो हैं वो वाइब्रेंट होने चाहिए, बहुत ही सुंदर कलर होना चाहिए उनका। यानी जैसी हमारी डिमांड है वैसे हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स होंगे, जो डिमांड होगी वैसे कैरेक्टर्स। क्लियर है कि नहीं? तो ये तो कुछ थे, कुछ टर्म्स थे, और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हो सकते हैं। क्लियर है? तो यानी क्या, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में क्या गोल है हमारा, ताकि जो इम्प्रूव क्रॉप हो वो बेटर क्वालिटी की और हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स हो। उसी बेस पे, इन कैरेक्टर्स के बेस पे हम कराते हैं ब्रीडिंग, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कराते हैं, जिससे हम क्या बनाते हैं? हाइब्रिड्स। हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है, उसमें क्या करते हैं हम? दो डिफरेंट ब्रीड्स के, अच्छे से सुनना, वो अलग अलग हो सकता है, इंटर वेराइटल हो, अलग अलग वेराइटी, इंटर स्पेसिफिक हो, अलग अलग स्पीशीज़, ठीक है, इंटर जेनेरिक हो, अलग अलग जीनस, इनसे रिलेटेड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना कह दें, दो डिफरेंट ब्रीड के क्रॉप्स को जो है हम क्या करेंगे? दो डिफरेंट क्रॉप्स को जो है हम करेंगे क्रॉस। क्रॉस यानी क्या? क्रॉस मतलब मैम कट लगा देंगे, अरे क्रॉस ब्रीडिंग, अलग अलग टाइप के जो ब्रीड्स हैं, स्पीशीज़ हैं, वेराइटीज़, उनको क्रॉस करके जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स है वो लेके आएंगे हम ऑफस्प्रिंग में। कैसे? तो जैसे मान लो ए वाली वेराइटी है, वो हाई यील्डिंग है, यानी बहुत अच्छा प्रोडक्शन देती है, बिल्कुल बेहतरीन, लेकिन टेस्ट बड़ा बेकार है उसका। बहुत सारी आती है पर टेस्ट बेकार है, तो इतनी सारी का करेंगे क्या? ऑन द अदर हैंड बी वाली जो वेराइटी है उसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन है, टेस्ट इतना अच्छा है कि पूछो ही मत, लेकिन यील्ड हाई नहीं है, बहुत कम
प्रोडक्शन होता है इसका इतना ग्रो नहीं करती। तो हमने क्या किया, हमें लगा हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, तो हम इंसान हैं, हम टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करके इन दोनों को जो है क्रॉस ब्रीडिंग करवा के एक ऐसी नई ब्रीड निकालेंगे जिसका नाम लिख दो सी। अब सी में दोनों गुण होंगे, कौन से, ये हाई यील्डिंग भी होगी और इसका टेस्ट भी अच्छा होगा। क्लियर है? तो ये काम जिसने किया, ध्यान से सुनना, ये काम किसने किया, इंसानों ने। तो उन इंसानों को, जैसे किसी का नाम डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो वैसे ही कोई टीचर है, तो वैसे ही ये जो काम करते हैं ब्रीडिंग का, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लांट ब्रीडर्स। समझ आया कि नहीं? प्लांट ब्रीडर्स कौन है? ये वो हैं जो सिलेक्ट करते हैं, ब्रीड्स को सिलेक्ट करते हैं और उन्हें जो है क्रॉस ब्रीड करवाएं। क्यों? ताकि वो चाहते हैं इम्प्रूव क्वालिटी हमें मिले। ये कहानी क्यों बता रही है मैम? तो क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा है ना, देखो तो सही। क्वेश्चन में क्या दिया है? पहला तो पर्पस दिया है, द पर्पस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट इज़ टू डेवलप वेराइटीज़ विद डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स। तो क्या ये सही बात है? तो बिल्कुल आंख बंद करके मैम सही बात है, आपने जो बात कही वो हमने सुनी। इम्प्रूव करना, बेटर करना, क्यों करना? ताकि हमारे मनपसंद जो कैरेक्टर्स हैं उनमें आए। ठीक है, अब आइए रीज़न पे। रीज़न पढ़ो, प्लांट ब्रीडर्स आर कंसर्न्ड विद क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्या लिखा है? प्लांट ब्रीडर्स, वर्ड आया कि नहीं, मानते हो कि नहीं? मैं बताती हूँ तो वो कहीं ना कहीं आता ही है। प्लांट ब्रीडर्स आर कंसर्न्ड विद क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो देखो ना, यहाँ पे जो ऊपर मैंने बताए लोग, प्लांट ब्रीडर्स, इनका काम क्या है, इनका मकसद क्या है, इनका मोटिव क्या है, कि दे वांट कि क्रॉप इम्प्रूव हो, बेटर हो। तो उसके लिए ये सारे काम करते हैं। जैसे मेरा पर्पस क्या है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है, पढ़ा रही हूँ, बहुत अच्छे से समझ जाओ बायोलॉजी, ओलंपियाड अच्छे से दे के आओ, इज़न्ट इट? तो वैसे ही प्लांट ब्रीडर्स का क्या मोटिव है, कंसर्न विद क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्लियर? विच मीन स्टेप 1 अचीव्ड। आइए स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या है, अब बताओ ये इसका रीज़न है या नहीं। तो सबसे पहले रीज़न इधर देखो, रीज़न असर्शन पढ़ो और उसका ज़रा रीज़न सोच के देखो क्या होगा। ऐसे ही रीज़न सोचो बस असर्शन पढ़ के, कि द पर्पस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट इज़ टू डेवलप वेराइटीज़ विद डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक। ये पर्पस है, ये क्यों करना चाहते हैं हम, ताकि जो है हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे कैरेक्टरिस्टिक आए फेवरेबल। कौन से कैरेक्टरिस्टिक? डिजीज़ रेजिस्टेंट, ये सब। क्योंकि ज़रूरी नहीं है एक क्रॉप में वो सारे कैरेक्टर्स हों जो हमें चाहिए। और ये काम हम इसलिए भी कर रहे हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट का, ताकि जो है हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। क्लियर है कि नहीं? ये रीज़न है। अब यहाँ क्या दिया है, प्लांट ब्रीडर्स आर कंसर्न विद क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ये इसका रीज़न नहीं है, ये तो सिर्फ बता रहा है कि अच्छा प्लांट ब्रीडर्स ऐसे लोग होते हैं जिनको क्रॉप इम्प्रूवमेंट से कंसर्न रहता है, यानी वो काम ये करते हैं। तो ये काम करते हैं और ये इसका रीज़न है, दैट इज़ नॉट ट्रू। इसका रीज़न क्या था? बिकॉज वी वांट टू मेक अ कंट्री सेल्फ सफिशिएंट, और हम डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स, क्योंकि हर क्रॉप में तो सारे कैरेक्टर्स नहीं होंगे, तो डिज़ायर कैरेक्टर्स मिलेगा तभी क्रॉप इम्प्रूव होगी। कितनी बार वही कहानी ना घूम फिर के बता दी। तो विच मीन्स दोनों सही हैं लेकिन अपनी जगह। विच मीन्स इफ बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। क्लियर है? ऑप्शन बी। आ सकते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। assertion, fungicides act against fungal pathogens। reason, fungicides are not harmful for humans। चलिए साइड वर्ड का मैं मतलब बताती हूँ। साइड मतलब ये नहीं कि साइड हो जाओ, CIDE, ये साइड। ये साइड आपको जहाँ भी दिखे, इस साइड का मतलब समझना किल करना। ठीक है? अब कौन से साइड देखे हैं, याद करो, कितने सारे साइड हैं यार। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, क्या क्या हो गए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, और क्या आते हैं, रोडेंटिसाइड, रोडेंट्स को मारने वाले, किल करने वाले, पेस्टिसाइड्स हो गए। ये सब अलग अलग टाइप के क्या है, पेस्टिसाइड्स ही हैं। एल्गी को मारने वाले कितनी सारी चीज़ें हैं यार। इंसेक्टिसाइड है, फंगिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स हैं, और क्या क्या ले सकते हैं हम, जो भी एग्जांपल्स हों, याद अगर आ रहे हों और बेसिस पे हमने देखे थे तो ज़रा मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ। और कितने कितने सारे साइड्स होते हैं भैया। तो यहाँ पे हम किस पे फोकस कर रहे हैं तो उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली कहानी तो हम देखते जाएंगे। फंगिसाइड्स पे हमारा फोकस है। किल बता दिया मैंने, यानी मारने का काम है। तो जो भी फंगल पैथोजेंस होंगे, जो बीमारियां फैलाएंगे, उनको मारने का काम कौन करते हैं, फंगिसाइड। अब क्या होता है बताया था, क्रॉप्स को हार्म करने वाले कितने बैठे हैं, क्रॉप प्लांट हम जो भी ग्रो करते हैं, तो फील्ड में हो सकता है कुछ फंगल इन्फेक्शन हो जाए, उस प्लांट को अफेक्ट हो जाए। उस प्लांट को अगर अफेक्ट हो गया तो क्या होगा, नॉट ओनली प्लांट में प्रॉब्लम आएगी, बट ये क्या है, ये ट्रैवल करके हो सकता है, अगर ह्यूमंस कंज्यूम करें तो उनमें भी हो सकती है। जैसे एस्परजिलोसिस,
एक डिजीज़ है जो हम कहते हैं किससे होता है, एस्परजिलस फंगस होता है, उससे होती हैं। तो अब इन सबको मारने के लिए एस्परजिलस हैं जो भी फंगस ग्रो कर जाएं, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फंगीसाइड्स। अब ये फंगीसाइड्स में देखो बात क्या होती है, अगर नेचुरल हो, नेचुरली मान लो अगर कोई ऐसा बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है जो फंगस को खाता हो तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, हार्म नहीं होगा। लेकिन एक टाइप के नहीं होते ना, दो टाइप के होते हैं। जो देखो केमिकल वाले होते हैं ना, केमिकल वाले जो प्रिपेयर किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमंस को जो है हार्म करते हैं। अब हम तक कैसे आएंगे, क्योंकि कोई क्रॉप है उस पर आपने स्प्रे करिए फंगीसाइड, और वो क्रॉप में वो फंगीसाइड जो है उसके जो है सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो रहेंगे, मटेरियल रहेगा थोड़ा ना थोड़ा। अब वो जो है क्रॉप हमने कंज्यूम किया, सो पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमंस में थ्रू फूड वो आ सकता है। क्लियर है, यहाँ सिर्फ फूड नहीं, अब इन क्रॉप से जो पानी जाता है, जो वाटर जाता है, कहाँ जाता है, वाटर लेक्स में, पॉन्ड्स में जो पानी चला जाता है इनसे होते हुए, तो उस पानी में भी मान लो ये फंगीसाइड मिक्स हो गया, वाटर बॉडीज़ में चला गया, अब ये वाटर भी कंटामिनेट हो गया। सो नॉट ओनली ह्यूमंस, एक्वेटिक वाटर बॉडीज़ में भी ये बीमारी होगी, उनमें होगी, और मान लो हमने उस फिश को कंज्यूम किया तो हमें मतलब घूम फिर के क्या है, ह्यूमंस तक बीमारी आ ही जाएगी। तो यानी क्या, नेचुरल हुए तो ठीक है, लेकिन अब एक टाइप का नहीं है ना, केमिकल फंगीसाइड यूज़ करेंगे तो हार्म होता है। क्लियर, तो ये क्लियर हुआ। तो यहाँ बहुत ही आसानी से बता दोगे क्या, फंगीसाइड्स एक्ट अगेंस्ट फंगल पैथोजेंस, तो बिल्कुल ट्रू है मैम, ये तो हम अग्री करते हैं। अगेंस्ट यानी क्या, किसी चीज़ के खिलाफ, अगेंस्ट, तो ये सही बात है। साइड का मतलब ही वही है, मारना। ऑन द अदर हैंड लेट्स कम टू रीजन, फंगीसाइड्स आर नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। अरे नॉट कैसे लगा दिया, अभी बताया मैम ने कि इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर पानी में चले गए तो कंटामिनेट कर देंगे वाटर को, खाने में चले गए तो उसे भी कंटामिनेट करेंगे, तो घूम फिर के इंसानों तक बीमारी आती है। तो फंगीसाइड्स आर नॉट, नहीं, केमिकल वाले बिल्कुल हार्मफुल होते हैं, विच मीन्स कितना ईजीली हमें रीज़न मिल गया कि ये गलत है, ये गलत है, सेकेंड स्टेप तक जाना ही नहीं है, यहीं खेल खत्म। विच मीन्स ऑप्शन सी, इफ assertion is true but reason is false is the correct answer, absolutely correct। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देख लो। assertion to replenish the lost nutrients in the soil, quick acting handy nutrients are applied in the form of fertilizers, reason chemical fertilizer contain the necessary plant nutrients। ओके भैया, अब किसकी कहानी आई है, किसका नाम आया है। देखो कोई भी मूवी होती है, आप देखते हो एकदम से ट्रेलर और नाम पता चल जाता है, अरे ये इस वाले की मूवी है, कौन सा हीरो है ये, किसी को रणबीर कपूर पसंद है, रणवीर सिंह पसंद है, किसी वरुण धवन, आलिया भट्ट, ये सब नाम दिख गए, ऐसे एकदम से दिखता नहीं है, ट्रेलर चालू हुआ, अरे इस मूवी में तो ये है, अब तो जाना पड़ेगा। तो वैसे ही इस मूवी में क्या है, हमेशा किसी ना किसी की बात हुई है, तो यहाँ मुझे मूवी में दिख रहे हैं फर्टिलाइजर्स की कहानी है, दोनों असर्शन और दोनों रीज़न में। तो इसके लिए हमें क्या, थोड़ा सा टाइम मशीन में पीछे जाना पड़ेगा, ला दी मैंने यहाँ टाइम मशीन। हम आ जाते हैं फर्टिलाइजर्स की कहानी पे। इसकी फर्टिलाइज़र 2 मिनट का काम है, कहानी ख़त्म हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा तुम लोगों का, मतलब बिना पढ़ाए देखो ऐसे रिवीजन हो रहा है कितनी क्विकली। फर्टिलाइजर्स क्या है, फर्टिलाइजर्स हमें पता है, क्या पता है, ये होते हैं हाईली न्यूट्रिशियस। हाईली न्यूट्रिशियस क्यों, बिकॉज इनमें होता है न्यूट्रिएंट कंटेंट। अपन थोड़ा अलग पेन से लिखते हैं इसको, हेडिंग एक पेन से अलग लिखो, चलो भाई, इसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्यों होते हैं, क्योंकि इन्हें प्रिपेयर ही किया जाता है ताकि ये जो हैं सॉइल की क्या बढ़ाएं, फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो फर्टिलिटी बेसिकली जो है न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ाने को, यानी फिट फॉर प्लांट ग्रोथ है, उसे हम फर्टिलिटी कहते हैं। अब फर्टिलाइजर्स को यूजुअली जो कहते हैं केमिकली प्रिपेयर किया जाता है। केमिकली एज इन, एक तो मैन्योर्स होते हैं, मैन्योर्स क्या होते हैं, एनिमल वेस्ट, एक्सक्रीटा, स्ट्रॉज, ये सब, तो वो नेचुरल चीज़ों से हो रहे हैं, नेचुरल तो हो रहे हैं, पर पता है प्रॉब्लम क्या होती है कि इतने सारे इकट्ठे होते हैं ना, तो उसमें न्यूट्रिशन स्पेसिफिक नहीं होते, न्यूट्रिएंट्स। अब एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो एग्जाम्पल अच्छे से सुनना, ये एग्जाम्पल सुनते ही समझ आ जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कि मान लो कोई क्रॉप है, वीट की क्रॉप है, ठीक है, उसको चाहिए बहुत ज़्यादा क्लोरीन, क्लियर है, उसे चाहिए, मुझे ये न्यूट्रिएंट चाहिए क्लोरीन। बट अब हमने क्या किया, हमने डाल दिया जो है मैन्योर डाला है सॉइल को फर्टाइल करने के लिए। इस मैन्योर में, बात सुनना, इस मैन्योर में सब कुछ है, सब कुछ है, मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स भरपूर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, बोरॉन सब है, लेकिन इसमें सिर्फ क्लोरीन की थोड़ी कमी है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक है नहीं, तो क्लोरीन की उसमें कमी है, हमें तो पता नहीं है, मैन्योर में कुछ स्पेसिफिक है नहीं, वो हमने डाल दिया, हमें लगा बढ़िया मिल जाएगा इसको न्यूट्रिशन,
इसको क्लोरीन तो भी नहीं मिला, बाकी सारे मिल गए जो ऑलरेडी थे, तो मतलब उसकी जो है ग्रोथ वहाँ रिटार्ड हो जाएगी, सही तरीके से नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी, बिकॉज उसे क्लोरीन चाहिए था। अब ऑन द अदर हैंड इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम दिखी, अब प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन तो लाना ही है, 2 मिनट दुख मनाते पर फिर सोल्यूशन भी ले आए। सोल्यूशन के तौर पे वी ब्रॉट एक्चुअली फर्टिलाइजर्स लाए, यानी क्या, फर्टिलाइजर्स की एक कहानी सुनो। ये होते हैं, इनका नेचर ही है स्पेसिफिक यानी केमिकली प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो आपको ना ऐसे बोरों में दिखेंगे, बोरियां होती है ना, उसमें पैकेट्स में दिखेंगे, कभी कभार मोस्ट प्रॉबेबली तो ऐसे दिखते हैं NPK मेनली, क्योंकि ये यूज़ होते हैं काफ़ी मात्रा में, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटाशियम रेशोज़ में दिखते हैं कि इसका इतना अमाउंट है। तो आपको दिख जाएगा कि अगर इनमें से किसी की कमी होगी तो आप पर्टिकुलरली ये यूज़ कर दोगे और उस प्लांट की कमी पूरी हो जाएगी। यानी ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, केमिकली प्रिपेयर रहते हैं, और न्यूट्रिशन की अगर कोई भी कमी आ रही है सॉइल में तो उसे पूरा करते हैं। कौन? फर्टिलाइजर्स। क्लियर? कुछ बायो फर्टिलाइजर्स भी होते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जैसे लेग्यूम्स। बायो कैसे, यानी इनको हमने कुछ प्रिपेयर नहीं किया केमिकली। लेग्यूम्स नेचुरल जो प्लांट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, तो वो नेचुरली फिक्स करते हैं। और मेनली जो यूज़ किए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, दोज आर केमिकल फर्टिलाइजर्स। लेट्स सी। To replenish the lost nutrients in the soil, quick-acting handy nutrients are applied in the form of fertilizers. Absolutely true. Handy nutrients यानी हमें पता है इसकी क्वांटिटी फिक्स्ड है कि इतना डालेंगे तो इतना ही न्यूट्रिशन जाएगा, तो करेक्ट है। आइए रीजन पे। केमिकल फर्टिलाइजर कंटेन्स द नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट। अभी तो कहा कैसा है, स्पेसिफिक है, बिल्कुल जो हमें चाहिए वैसे प्लांट न्यूट्रिएंट उसमें मिलेंगे। तो कभी भी ऐसा स्टेज आए सॉइल में कमी हो जाए न्यूट्रिएंट्स की, या आपने टाइम नहीं दिया रिप्लेनिश करने का, तो डोंट वरी, आप ऊपर से डाल सकते हैं फर्टिलाइजर्स जो इस कमी को पूरा कर देंगे। तो केमिकल फर्टिलाइजर कंटेन द नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। आइए देखते हैं कि क्या ये इसी का रीज़न है या नहीं। तो बीच में लगा देते हैं एक सुंदर सा वर्ड। कौन सा वर्ड? बिकॉज। इतनी देर से लगाने का मौका नहीं मिला, अब लगाते हैं, आ जाओ। टू रिप्लेनिश द लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, क्विक एक्टिंग handy nutrients are applied in the form of fertilizers because chemical fertilizer contain the necessary plant nutrients। कितना अच्छा साउंड किया। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ना, जो लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स है, जो न्यूट्रिएंट्स खो गए हैं सॉइल में, उन्हें हम वापस कैसे ला सकते हैं? फर्टिलाइजर्स डाल सकते हैं। क्यों फर्टिलाइजर को क्यों यूज़ करेंगे? बिकॉज फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनमें नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं। तो करेक्ट बात है, बिल्कुल सही बात है। फाइनली हम चूज करेंगे हमारा ऑप्शन ए। क्या है ऑप्शन ए? इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर? अब आ जाइए हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेज असर्शन में ऑल पेस्टिसाइड्स आर इंसेक्टिसाइड्स, रीजन पेस्टिसाइड्स एनरिच सॉइल विद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ओहो, अगेन आ गई साइड की बात, तभी मैंने साइड समझा दिया। साइड यानी किल करना। अब ये कह रहे हैं सारे पेस्टिसाइड्स, ऑल पेस्टिसाइड्स आर इंसेक्टिसाइड्स, ऑल पेस्टिसाइड्स आर इंसेक्टिसाइड्स। बिल्कुल अच्छे से सुनना, ये लाइन क्या कभी बार कंफ्यूजिंग होती है। ये कहते हैं जितने पेस्टिसाइड्स हैं। अब पेस्टिसाइड्स क्या क्या होते हैं, जल्दी से बता दो मुझे, कितने सारे होते हैं? अभी हमने देखा फंगीसाइड्स, ऐसे आधे आधे नाम लिख रही हूँ। एल्गी के लिए होती हैं ना, एल्गीसाइड्स जो होते हैं। और क्या हो गए? रोडेंटिसाइड्स हो गए, अलग अलग चीज़ों को मारने वाले। अब इसी में एक आते हैं क्या? इंसेक्टिसाइड। सुन रहे हो कि नहीं अच्छे से? क्या कहा मैंने? ये बड़ा टर्म है, पेस्ट्स को मारने वाला पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड के अंदर ही आते हैं फंगिसाइड्स, एल्गीसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। तो इंसेक्टिसाइड्स दिखा कि नहीं वर्ड? तो क्या तुम ये कह सकते हो, थोड़ी कंफ्यूजिंग लाइन है पर यहाँ समझोगे तो आ जाएगी समझ। क्या ये कह सकते हो कि सारे इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यानी क्या? जो इंसेक्ट्स को मारेंगे, सारे इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स होते हैं। सारे इंसेक्टिसाइड्स क्या कह रहे हैं? सारे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड होते हैं। इतना मानते हो तो बोलोगे मैम सही बात है। क्यों? इंसेक्टिसाइड तो पेस्टिसाइड होते हैं सारे। ये बात समझेगी नहीं, अभी क्वेश्चन मत देखना। सारे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हो सकते हैं, ओके सही है। अब उल्टी बात जरा बताना मुझे, क्या सारे पेस्टिसाइड यानी फंगीसाइड, एल्गीसाइड, रोडेंटी और जितने भी साइड्स हैं, क्या ये सारे इंसेक्टिसाइड होते हैं? अरे बोलोगे नहीं ना, ये इंसेक्टिसाइड कैसे होंगे सारे? कुछ फंगीसाइड्स हैं, कुछ एल्गीसाइड्स हैं, कुछ रोडेंटिसाइड्स हैं, सारे थोड़ी ना इंसेक्टिसाइड हैं।
तो समझे कि नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि सारे पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स हैं। कुछ फंगस को मारेंगे, कुछ एल्गे को मारेंगे जो एल्गल ब्लूम होता है, कुछ रोडेंट्स को मारेंगे जैसे रैट्स वगैरह होते हैं, तो सब थोड़े ना इंसेक्ट को मारते हैं। समझे कि नहीं? उल्टी बात थी, इंसेक्टिसाइड्स को कह सकते हैं कि ये सारे तो पेस्टिसाइड्स ही हैं, बट पेस्टिसाइड्स, ऑल पेस्टिसाइड्स आर नॉट इंसेक्टिसाइड्स, क्योंकि बाकियों को भी तो मारना है, बाकी पैथोजेंस है, फंगस, एल्गी, रोडेंट्स। क्लियर हुई बात? क्या कहा? तो अब यहाँ क्या दिया है एजर्शन में? यहाँ लिखा है ऑल पेस्टिसाइड्स आर इंसेक्टिसाइड्स। यहाँ क्या लिखा है? वही उल्टी वाली बात, ऑल पेस्टिसाइड्स आर इंसेक्टिसाइड्स। तो ये हमने देख लिया, क्लियरली फॉल्स है ये स्टेटमेंट। सारे पेस्टिसाइड्स थोड़ी ना है, कुछ क्या है, फंगीसाइड्स हैं, एल्गीसाइड्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्लियर हुई बात? यानी असर्शन गलत क्यों है, और ये गलत ऐसे पढ़ते ही समझ नहीं आता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट का थोड़े कंफ्यूज कर देते हैं, ऑल पेस्टिसाइड्स और ये साइड वो साइड, कौन सी साइड। तो पहले अगर कहीं स्पेस होता है तो लिख लिया करो, और देन अपना दिमाग थोड़ा चलाओगे तो समझ आ जाएगा। क्लियर हुई बात? अब जब असर्शन ही फॉल्स है तो रीज़न क्या ही सही होगा? फिर भी रीज़न देखो, पेस्टिसाइड्स एनरिच सॉइल विथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अरे पेस्टिसाइड क्या न्यूट्रिएंट डालेगा? पेस्टिसाइड का काम क्या है? पेस्ट को मारने का। न्यूट्रिएंट तो मैन्योर्स, फर्टिलाइजर, कंपोस्ट ये सब देते हैं। क्लियर? मतलब असर्शन गलत है और रीज़न भी बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन डी, इफ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स, इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुए? 10 क्वेश्चंस जो हमने कवर करे, समझ आए? तब तक क्या करेंगे, जाइए वेबसाइट www.magnetbrains.com पे, यहाँ आपको सभी वीडियोस फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12 कॉम्पिटिटिव ओलंपियाड्स बिल्कुल फ्री मिलेंगे। लेफ्ट साइड में ओलंपियाड देखो, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस हैं, एंड फॉर क्लास 9 बायोलॉजी नेशनल साइंस ओलंपियाड आप देख सकते हैं, सारे टॉपिक वाइज MCQ वाइज अरेंज्ड हैं। एंड अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। कमेंट करके जल्दी से बताओ, होमवर्क देखूं तो कौन है फास्टेस्ट स्टूडेंट्स मेरे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू ऑल, बाय।